हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन जीएस हब। जहां आज हम अपनी ज्योग्राफी की अगली टॉपिक वायुमंडल, जिसे एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारा दो टॉपिक अक्षांश व देशांतर और पृथ्वी की गति जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि जितने भी क्लासेस आगे बढ़ती जा रही जैसे जैसे वैसे वो पिछले जो क्लास है उससे लिंक्ड है। अगर पिछला क्लियर आप करेंगे, वीडियो क्लास में पिछला क्लास आप पूरा करेंगे, उसके बाद ही जो अगला क्लास है वो आपको क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा हो अभी तक तो पहले वो क्लास देख लीजिए प्लीज़, उसके बाद आगे बढ़िए। तो आज का जो टॉपिक है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या स्कूल में ज्योग्राफी हो आपका सब्जेक्ट या एक्सेट्रा, या नॉर्मली आप के लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि होता क्या है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। अगर वायुमंडल की परिभाषा की बात की जाए तो पृथ्वी के चारों तरफ, ध्यान से सुनिएगा सभी तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का एक विशाल मिश्रण, गैसों का एक विशाल मिश्रण जो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी है। ठीक है, अगर परिभाषा की बात की जाए, डेफिनेशन की, तो परिभाषा क्या होगी? पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का विशाल यानी बड़ा होता है, ठीक है, मिश्रण यानी गैसों का मिक्सचर, एक तरह से समझ लीजिए, मिश्रण जिसमें बहुत तरह की गैसें होती है, वो बताऊंगा मैं आपको कौन कौन सी गैसें इसमें शामिल है। मिश्रण जो रंगहीन यानी उसका कोई रंग नहीं है, गंधहीन यानी कोई गंध, खुशबू, महक उसकी नहीं है, स्वादहीन कोई स्वाद नहीं है उसमें, और पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी आप जानते होंगे, इसको इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। जैसे कभी कोई कपड़ा भी आपने देखा होगा, जो कोई पहनता है, कपड़ा पहनने के बाद भी जो बॉडी है वो अंदर बाहर नज़र आती रहती है, आर पार नज़र आता है, यानी कोई भी चीज़ ऐसी जो आर पार नज़र आए उसको ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। ठीक, तो वायुमंडल की परिभाषा की बात की जाए तो क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का एक विशाल मिश्रण जो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी होता है। ठीक है, ये जो पारदर्शी है, ये पारदर्शी दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली किरणों के लिए, ठीक, लघु तरंग दैर्ध्य जो किरण वो सूर्य से, जो हमें आपने सुना भी होगा कि सूर्य की किरण से विटामिन डी मिलती है, तो वो जो आती है उसके लिए पारदर्शी नहीं है, उसको तो उसके लिए ये अपारदर्शी मतलब आने देती है, सॉरी पारदर्शी है। और दीर्घ तरंग दैर्ध्य जो है उसके लिए आंशिक रूप से अपारदर्शी है, कुछ समय के लिए उसे रोक लेती है अपने आप में। वो जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो और क्लियर के साथ क्लियर समझ में आएगा। अभी आपको बस इतना भी जान लीजिए कि लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए पारदर्शी है और दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए आंशिक अपारदर्शी, आंशिक, पूर्ण नहीं, आंशिक अपारदर्शी। ठीक, आइए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल के संगठक, यानी कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें शामिल है। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में जो गैस जिसकी मात्रा पाई जाती है वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितनी है?
78.08%। ठीक। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, जीवनदायी गैस, ऑक्सीजन की मात्रा 20.96%। तीसरी गैस कौन सी है? आर्गन। कौन सी है? आर्गन या ऑर्गन, जो भी कह लीजिए, उसकी मात्रा 0.98%। और चौथी गैस कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। और पांचवी नियोन। नियोन कितना होता है? 0.02%। ठीक। यहाँ ध्यान से देखिएगा, पॉइंट नहीं दिख रहा हो, मैं लगा देता हूँ बड़ा वाला डॉट एक। ऐसा नहीं कंफ्यूजन हो जाए आपको कि कितना परसेंट नाइट्रोजन वायुमंडल में है। ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना? 78.08%, ऑक्सीजन 20.96%। उसके बाद तीसरा ऑर्गन या आर्गन, जो भी कह लीजिए, 0.98%। फिर चौथी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.04%। थर्ड गैस है नियोन 0.02%। ओके, इसको नोट कर लीजिए। इसमें एक जलवाष्प भी शामिल होता है। ठीक है, जलवाष्प, जिसे आम भाषा में भाप बोला जाता है। कभी पानी गर्म होता है, जो ढक्कन डालते हैं उसमें से जो भाप उठता है, जलवाष्प भी होता है। बाकी जलवाष्प क्या है? गैस नहीं है, ध्यान रखिएगा, जलवाष्प गैस नहीं है। बाकी ये पांचों गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियोन, ये सब गैसें हैं, जलवाष्प गैस नहीं है। ओके, ऑलराइट। तो वायुमंडल में संगठक ये है, इसको नोट कीजिए। फिर एक एक के बारे में आज जो हम सिर्फ जानेंगे वो क्या है, इन एक एक के बारे में डिटेल्स से जानेंगे। कल से हमारा जो शुरू होगा वो और मज़ेदार है, पहले इसको नोट कीजिए। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे वायुमंडल का पहला गैस है, नाइट्रोजन के बारे में। ठीक, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में आणविक रूप में मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? आणविक का मतलब है कि नाइट्रोजन जो है वो खुला, मतलब डायरेक्ट नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन ही एकमात्र ऐसा गैस है वायुमंडल का जो डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में वायुमंडल में नहीं है, ये नाइट्रेट के रूप में मिलता है। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन आणविक रूप में मिलता है। अत्यधिक मात्रा कार्बनिक यौगिक के रूप में है इसकी वायुमंडल में। कार्बनिक यौगिक मतलब नाइट्रेट जो है इसकी कार्बनिक यौगिक वाला रूप है, उस रूप में ये वायुमंडल में मिलता है हमें। फिर इसका कुछ जीवों द्वारा स्थिरीकरण होता है, वो जब हम नाइट्रोजन के बारे में, जब इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाली जब हम क्लास लेंगे उसमें आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। अभी आप ध्यान रख लीजिएगा कि ये नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, आणविक रूप में मिलता है, डायरेक्ट खुला मतलब नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं मिलता डायरेक्ट हमें। यहाँ जो N2 मैंने लिखा है ये नाइट्रोजन को दर्शा रहा है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि N2 क्या है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा होने का कारण क्या है? इतनी मात्रा में क्यों पाई जाता है? 78% मात्रा क्यों है इसकी? तो ये कारण मेन है इसका ऑक्सीजन के दहन को कम करना। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन इतनी मात्रा में नहीं होगी ना, तो चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा? आग लगा हुआ देखने को मिलेगा। आग ही आग देखोगे आप अपने चारों तरफ, समझे? कभी आप आग लगाते हो, कुछ जलाना, उसको गिलास से कवर कर देना, आग क्या होगी? बुझ जाएगी। क्यों बुझती है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, इसलिए आग क्या होती है? बुझ जाती है। तो नाइट्रोजन जो इतनी मात्रा में है वो क्या काम करता है? ऑक्सीजन को कंट्रोल करके रखता है। अगर नाइट्रोजन इतना नहीं हुआ, आपको लगता होगा कि ऑक्सीजन जीवनदायी गैस है, वो बिल्कुल सही है। अगर नाइट्रोजन इतना नहीं हुआ तो हमें चारों तरफ आग ही आग नज़र आएगी। फिर क्यों? फिर नाइट्रोजन जो आग को प्रॉपर आग जलाने में नाइट्रोजन बहुत आगे है, समझे? दहन, ऑक्सीजन के दहन को कम करना, ऑक्सीजन को कम करने में नाइट्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका है वायुमंडल में। और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78.08%। ये भी बता चुका हूँ।
इसको नोट कीजिए। इसके बाद फिर हम आगे ऑक्सीजन के बारे में जानेंगे। आज केवल हम जो गैसें हैं उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। फिर जो अगली क्लास होगी हमारी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वायुमंडल की संरचना कैसी है, कौन कौन से लेयर इसके अंदर पाए जाते हैं, कौन लेयर में क्या है क्या नहीं, हर एक चीज़ पूरा क्लियर ऑल ओवर। वापस से आपको वायुमंडल पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पैदा होगी। ओके, इसको नोट कर लीजिए पहले। ऑक्सीजन जो जीवनदायी गैस है, ठीक, जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिसको भी पता नहीं रहा होगा कि जीने के लिए ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है, वो कोविड में ज़रूर जान गया होगा कि ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। कोविड में आपने देखा ही होगा। ओके, ऑक्सीजन जीवनदायी गैस है, जीवन की उत्पत्ति का कारण नहीं है बल्कि जीवन की उत्पत्ति का परिणाम है। ये लाइन में थोड़ा डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वायुमंडल में, समझ रहे हैं ना, ऑक्सीजन जो वायुमंडल में है वो पृथ्वी पर जब जीवन आया, अस्तित्व, जीवन का जब अस्तित्व आया, जब सजीव आए, उन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन रिलीज किया। समझे? पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई तब जाके जो सजीव थे, जो जीवन का उत्पत्ति जीवों के रूप में जो हुआ, उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज किया। उसके बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पैदा हुई। ठीक है, तो ऑक्सीजन जीवन की उत्पत्ति का कारण नहीं है बल्कि जीवन की उत्पत्ति के होने की वजह से हुआ है, तो इसलिए जीवन की उत्पत्ति का परिणाम है। ठीक है, क्लियर? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, ऑक्सीजन जीवन की उत्पत्ति का कारण नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन के कारण जीवन नहीं है, जीवन के कारण ऑक्सीजन है। ठीक, तो ऑक्सीजन जीवन की उत्पत्ति का कारण नहीं है बल्कि जीवन की उत्पत्ति का क्या है? परिणाम है। बाकी अभी जैसे कोविड में आपने देखा कि जीवन के कारण ही उस गैस का उत्पत्ति है और इसी के कारण उत्पत्ति भी खत्म हो रही थी जीवन की कमी के कारण। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी के कारण, सॉरी मैंने कारण बोल दिया है, ऑक्सीजन की कमी के कारण ही जीवन खत्म हो रहे थे। तो ये लाइन समझ गए होंगे आप। सबसे पहले जो ऑक्सीजन पृथ्वी पर जिन्होंने रिलीज किया वो क्या था? नील हरि शैवाल। नीली हरि शैवाल, ये नीली कर देता हूँ 1 मिनट में इसको। नीली हरि शैवाल के द्वारा वायुमंडल में या पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन रिलीज किया गया। ये नीली हरि शैवाल क्या होती है? इधर आ जाता हूँ मैं, बोर्ड क्लियर नजर आएगा फिर। नीली हरि शैवाल क्या होती है? जैसे आपने तालाब देखे होंगे, तालाब या नदी का भी देखोगे आप, तालाब में तो किनारों पर हरे हरे कलर का ऊपर से एक, जिसे आम भाषा में काई बोला जाता है। ठीक है, काई जिसको बोला जाता है, नदी में देखते हैं आप तालाब में, उसका एक लेयर लगा रहता है किनारे किनारे पे, वो क्या होता है? नीली हरी शैवाल है वो। ठीक है, क्या है? नीली हरी शैवाल। नीली हरी शैवाल के द्वारा ही वायुमंडल में सबसे पहले ऑक्सीजन छोड़ा गया था। ठीक, और ऑक्सीजन के कारण जीवन के विकास में क्या एक क्रांति आई। मनुष्यों के द्वारा ऑक्सीजन नहीं छोड़ा गया था किसी और जीव के द्वारा ऑक्सीजन वायुमंडल में रिलीज किया गया था। बाकी मनुष्य के जीवन जो उत्पत्ति में सबसे बड़ा अहम रोल कौन निभा रहा है? ऑक्सीजन। ठीक, तो ऑक्सीजन के कारण जीवन के विकास में क्रांति आई। ठीक, अब इसके बाद हमारा 3 गैस और बच गया इसके अंदर, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन। वो तीनों को एक साथ समझ लेंगे, फिर जलवाष्प के बारे में थोड़ी बात कर लेंगे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा जो गैस है वो कौन सा है? आर्गन। आर्गन जो है अक्रिय गैस है, ये कोई क्रिया नहीं करता, किसी से कोई मतलब नहीं, बिंदास अकेले रहो। ठीक है, अक्रिय गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड औद्योगिकीकरण से पूर्व कितनी थी वायुमंडल में? 0.028%, तथा औद्योगिकीकरण के बाद कितनी है? 0.04%। ये सॉरी 0.04% कह लीजिए या 0.040%, अगर 4 है तो वो 40 ही होगा, उसका मीनिंग 40 ही होता है। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकीकरण जो है, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें बेहतर समझ में आएगा आपको कि औद्योगिकीकरण से पहले इतना क्यों था और बाद में इतना क्यों हो गया। अभी बस आपको ये याद रखना है कि औद्योगिकीकरण से पूर्व वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी थी?
0.028% और औद्योगिकीकरण के बाद 0.040% या 0.040%। ठीक है। CO2 पृथ्वी की पार्थिव किरणों को अवशोषित कर लेता है, रोक लेता है। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे, CO2 का पृथ्वी पर होना हमारे लिए अच्छा है या खराब है? ये आपको बताना है कारण के साथ कि अच्छा है तो क्या कारण है और ख़राब है तो क्या कारण है। ठीक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आपको आगे, जब हम और आगे बढ़ेंगे इसमें ही, वायुमंडल में ही, तब आपको पता चलेगा कि CO2 अच्छा है या ख़राब है। बाकी अभी आप बताइएगा कि CO2 का हमारे वायुमंडल में होना अच्छा है या ख़राब है। अगर अच्छा भी है तो भी कारण दीजिएगा, ख़राब है तो भी कारण दीजिएगा। ठीक है। वायु कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की पार्थिव किरणों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। अवशोषित का मतलब हुआ सोख लेता है उसको। जैसे हम कोई मान लीजिए रुई को पानी में डालेंगे तो पानी को क्या करेगा? वो अपने अंदर सोख लेता है। अवशोषित वही होता है, अवशोषित का मतलब एब्जॉर्ब कर लेना उसको। ठीक है। और फिर आता है लास्ट गैस, नियोन। नियोन भी अक्रिय गैस है, इसको भी किसी से कोई मतलब नहीं, अपना अकेला ही बिंदास ठीक है ये। ठीक। आर्गन और नियोन दोनों अक्रिय गैस है। औद्योगिकरण से पहले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.028% थी। औद्योगिकरण के बाद 0.04% है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की पार्थिव किरणों को अवशोषित कर लेता है। पार्थिव किरणों का मतलब हुआ जो पृथ्वी रात में ठंडी होती है, दिन भर की जो सूर्य की गर्मी मिलती है उसे वापस रिलीज करती है, उसको ये रोक लेता है। ठीक है। औद्योगिकरण 19वीं शताब्दी के अंदर जो औद्योगिकरण हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, 19वीं शताब्दी मतलब 1801 से लेकर 1899 तक की बात मैं कर रहा हूँ, उसके बीच में जो औद्योगिकरण हुआ था वहाँ की बात हो रही। ठीक, इसको नोट कीजिए। अब लास्ट एक जलवाष्प बचता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं कि जलवाष्प होता क्या है। ठीक है। जलवाष्प जो है वायुमंडल का सबसे तीव्र परिवर्तनीय क्या है? घटक है। मैंने यहाँ घटक लिखा है, ध्यान दीजिएगा, कोई गैस नहीं है जलवाष्प जो है। जलवाष्प के बारे में बता चुका। जलवाष्प क्या है? भाप है। जब पानी उबालते हो आप एक जल की छोटी छोटी ड्रॉप्स देखते होगे। अगर किसी बर्तन से पानी को ढक दीजिएगा, उसको उबालिएगा, जब ढक्कन हटाइएगा तो उस पर देखिएगा पानी के बूंद बने रहते हैं, वही जलवाष्प है। ठीक है। तो ये कोई गैस नहीं है, इसलिए मैंने घटक लिखा है। परिवर्तनीय मतलब ये सबसे फास्ट जो है अपना रूप बदलता है वायुमंडल में, चेंज होता है। चेंज का मतलब क्या है? जल ग्रहण करेगा, सूखेगा, ग्रहण करेगा, सूखेगा, वही कारण है इसका। ये हम ग्लोबल वार्मिंग जब पढ़ेंगे उसमें भी बेहतर समझ में आएगा। अभी अपना ध्यान रख लीजिए बस, परिवर्तनीय घटक कौन सा है वायुमंडल का सबसे तीव्र परिवर्तनीय घटक? जलवाष्प। और जलवाष्प की जो मात्रा है वो विषुवत से ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती है। ठीक है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की तरफ, नॉर्थ की तरफ या सदन में साउथ की तरफ जाएंगे तो इसकी मात्रा घटती है। अब आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि इसकी मात्रा क्यों घटती है। अक्षांश वाला चैप्टर मैंने बढ़िया से समझाया आपको। अगर थोड़ा सा भी ईमानदारी के साथ और ध्यान से आपने चैप्टर पूरा देखा होगा तो ये जो पॉइंट है बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। उसे भी कमेंट करके आपको बताना है कि इसका क्या रीजन है कि ये जलवाष्प की जो मात्रा है विषुवत 0 डिग्री का अक्षांश जो भूमध्य रेखा उससे ध्रुवों की तरफ जब हम बढ़ते ऊपर टॉप में नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाने पर इसकी मात्रा जो घटती है, क्यों घटती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके। ये जलवाष्प के भी जो पॉइंट है उसको नोट कीजिए। इसके बाद में एक वायुमंडल में हम आज एक को आपको संरचना बता दूंगा मैं आपको कि कौन कौन सी लेयर मिलती है। इसी के साथ हमारी क्लास आज की क्लोज्ड हो जाएगी। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। वायुमंडल का स्तरीकरण, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें गैसों का विशाल मिश्रण है। ठीक है। तो इसकी एक लेयर बनी हुई है वायुमंडल में पृथ्वी के चारों तरफ। जैसे मान लीजिए डायग्राम मैंने बनाया है, ये पृथ्वी, पहली जो ये लाइन गुजर रही है, जो लेयर दिख रही है आपको, इसका नाम क्या है? क्षोभ मंडल। दूसरी लाइन जो गुजर रही है उसका नाम क्या है? समताप मंडल। तीसरी जो लाइन गुजर रही है उसका नाम मध्य मंडल।
चौथी जो लाइन गुजर रही है उसका नाम अयन मंडल, और उसके बाहर के जो होते हैं वो बहिर्मंडल। ठीक, ये बस एक बेसिक मैंने बता दिया आपको, बाकी इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। अब हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम क्षोभ मंडल के बारे में, अगर टाइम मिला तो समताप मंडल के बारे में भी पढ़ लेंगे, बाकी वो मुख्यतः क्षोभ मंडल पर डेडिकेटेड होगा, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, ये डायग्राम आप बना लीजिए, और इसी के साथ आज का जो हमारा ये चैप्टर है, वीडियो है या क्लास क्लोज्ड होती है, समाप्त होता है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। शेयर बहुत कम होते जा रहे हैं, अगर शेयर कम होगा तो मेरा मोटिवेशन कम होगा, फिर मोटिवेशन कम होगा तो ऐसा आपको नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा वीडियो और ऐसी क्लासेस आपको नहीं मिली होगी जो इतना डीपली आपको समझाए हर एक चीज़। तो ध्यान रखिए कि मेरा मोटिवेशन कम ना हो। शेयर कीजिए, बस मैं आपसे यही मांग रहा हूँ गुड़ी दक्षिणा में, एक सब्सक्राइब और शेयर। फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कोई फीस नहीं यहाँ पे चार्ज की जा रही है आपसे। शेयर कीजिए और अच्छे से अच्छे नॉलेज को पाइए। और भी मैंने जैसा कि वादा किया था आपको कि हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पे तैयार करवाऊँगा, वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक हो, इन्वायरमेंट हो और रीजनिंग हो। ठीक है, जनरल साइंस जो मैंने एक सरप्राइज क्लास ली थी, फिर एक संडे को हमारी एक सरप्राइज क्लास आएगी। ठीक, तो सब्सक्राइब और शेयर का ध्यान रखिए। ओके, और जो मैंने आपसे सवाल किए हैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी पर होना सही है या गलत है। आपको जो भी लगता हो, सही है तो सही का भी रीज़न दीजिएगा, गलत है तो गलत का भी रीज़न दीजिएगा। और दूसरा, जलवाष्प जो है वो विषुवत से ध्रुवों पर जाने पर उसकी मात्रा क्यों घटती है। अगर अक्षांश वाली क्लास आपने देखी होगी ईमानदारी के साथ ध्यान से, तो ज़रूर समझ जाएंगे कि क्या रीज़न है। ठीक है, तो कमेंट करके आंसर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बाय।